मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पवन के अपर्दन और निक्षेप से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा था कि नदियों और हिमनद के द्वारा स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी बनती हैं और उनके अपर्दन का कौन सा सिद्धांत जो है जिसके द्वारा अपर्दन और निक्षेप होता है। तो किसी भी क्षेत्र में मैं आपको पहले बता दूं कि किसी भी क्षेत्र में अपर्दन और निक्षेप की जो क्रियाएं होती हैं, लगभग वहाँ पे सभी प्रकार के अपर्दन के जो साधन हैं वो काम करते हैं। लेकिन किसी जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र में नदी का अपर्दन का काम कम होगा बजाय हवा के। हिमनद का काम बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर हिमनद होती ही नहीं है। तो जो शुष्क प्रदेश होते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं, अर्धशुष्क और शुष्क जो प्रदेश होते हैं जहाँ पर कि वर्षा कम होती है, उन प्रदेशों में जहाँ पर 10 से 20 इंच से कम वर्षा होती है, उन मरुस्थलीय भागों में पवन का अपर्दन का जो कारक अपर्दन का जो काम है वो सबसे अधिक होता है। चूँकि वहाँ पर जो नदियाँ होती हैं, सदाबहार नदियाँ बहुत कम होती हैं, अधिकतर आंतरायिक नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी बारिश के मौसम में आ जाती है, फिर अपने आप ही वो सब सूख जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पवन का अपर्दनात्मक कार्य प्रमुख होता है। तो आपको पता है विश्व में मुख्य मरुस्थल जो है, बहुत से मरुस्थल हैं, जिसमें एशिया में सबसे ज़्यादा मरुस्थल है। आपको पता है एशिया में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा का मरुस्थल अपने को पता है ना। सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपको बच्चों मैं जो बता रही हूँ मैप में, इसको भरने के लिए कई बार क्वेश्चन आते हैं। सहारा का मरुस्थल है ना। और इसके अलावा आप देखिए अरेबियन मरुस्थल है, थार का मरुस्थल आप सभी को पता है, भारत में थार का मरुस्थल है, कुराकम का मरुस्थल, किजुलकुम का मरुस्थल, तकला कमान का मरुस्थल, गोवी का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल। जो कालाहारी अफ्रीका में है, अफ्रीका अगर महाद्वीप में जाते हो तो वहाँ कालाहारी, सहारा और नामीबिया ये मुख्य मरुस्थल है। अगर आप एशिया में आते हो तो एशिया महाद्वीप में अरेबिया का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, किजुलकुम का मरुस्थल है, तकला कमान का मरुस्थल है ना। अब दक्षिण अमेरिका में जाते हो अटाकामा का मरुस्थल है, चिली का मरुस्थल है, पेरू का मरुस्थल है, पेटागोनिया का मरुस्थल है। और अगर दक्षिण अमेरिका में आते हो सोनोरन का मरुस्थल जो है मुख्य है। यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर किसी भी प्रकार के मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी डेजर्ट मरुस्थल है। तो अधिकतर जो मरुस्थलीय ये प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो है इस प्रकार के अपर्दनात्मक कार्य होते जो पवनों का विशेष रूप से योगदान होता है। अब हम देखते हैं कि पवनें जो अपर्दन करती हैं उस अपर्दन में किस प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं। तो बच्चों, जो पवनों का अपर्दनात्मक कार्य होता है उसमें कौन कौन से कारक, जैसे अपन ने पढ़ा था कि नदियाँ जब अपर्दन करती है तो अपघर्षण, सन्निघर्षण और जल गति की क्रिया के द्वारा अपर्दन करती है। हिमनद जब अपर्दन करता है तो सन्निघर्षण, अपघर्षण, उत्पाटन की क्रिया के द्वारा अपर्दन करता है। ऐसे ही जो पवन है उसका अपर्दन में जो विधि होती है उसमें अपवाहन मुख्य होता है। अपवहन का से मतलब है कि जो चट्टानों का जो चूर्ण है या उसकी परतें जो हैं वो उखड़ जाती, डिफ्लेयर हो जाती हैं। ऐसे कैसे, जैसे आपने हिमनद में पढ़ा था कि हिमनद में जो हिम होती है चट्टानों को उखाड़ती हुई आगे ले जाती उत्पाटन की क्रिया के द्वारा। तो इसमें जो चट्टानें, जो असंगठित चट्टानें होती है वो पवन के साथ लेयर की लेयर उड़ जाती है। बेडरॉक्स जो होती हैं वो हवा के साथ परतों के रूप में उतर जाती है, जिसको हम अपवाहन कहते हैं। अपवाहन बेसिन इसी प्रकार से बनी हुई होती है। इसके लिए कतारा गर्त इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा अपघर्षण से तात्पर्य है कि जब पवन चलती है अपने मार्ग में तो पवन के साथ में बहुत सारे बारीक बारीक हवा के वो धूल के कण होते हैं, रेत के कण होते हैं जो कि एक टूल के रूप में काम करते हैं। जैसे नदी के साथ में गोल गोल जो पत्थर आते हैं वो अपर्दित पत्थर जो होते हैं एक प्रकार से टूल का काम करते हैं, अपर्दन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही पवनों के साथ जो धूल के कण, मिट्टी के कण, रेत के जो कण होते हैं, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे जो होते हैं वो एक प्रकार से अपर्दन के टूल होते हैं। तो ये जब
अपने को देखा होगा आपने, जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो अपनी आँखों में बहुत से मिट्टी और कंकड़ ऐसे चुभते हुए हमें महसूस होते हैं। तो ये जो टूल होते हैं ये चट्टानों से जब टकराते हैं तो चट्टानों को अपर्दित या घिसने का काम करते हैं, तोड़ने का, चट्टानों को अपर्दित करने का काम करते हैं। तो ये जो चट्टान पवन के साथ जो अवसाद होता है जो कि चट्टानों से टकराता है और उसको घिसने का काम करता है, इस क्रिया को हम अपघर्षण कहते हैं। अब है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण किसे कहते हैं? सन्निघर्षण से तात्पर्य है कि पवन के साथ जो धूल के कण, रेत के कण जो होते हैं वो आपस में भी हवा में टकराते हैं खुद एक दूसरे से, और टकराने के कारण उनका जो आकार होता है वो परिवर्तित होता रहता, आपस में रगड़ के कारण वो बड़े से छोटे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से अपर्दन के लिए ये 3 विधियां जो है पवन के द्वारा होता है, अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपर्दन जब होता है पवनों के द्वारा, अपर्दन जो होता है तो कौन कौन सी उसमें कौन कौन सी परिस्थितियां होने पर पवन जो है अपर्दन का कार्य सर्वाधिक करती है या सबसे कम पवन का अपर्दन का कार्य होता है। सबसे पहले पवन का वेग। मरुस्थलीय भागों में आपको पता है पवनें जो है बहुत तेज गति से चलती है। तो तेज गति से चलने वाले जो पवनें होती हैं वो अगर तेज गति से चलती है तो अपने साथ बहुत सा मिट्टी को उड़ाने में सक्षम होती है, यानी कि वो अपघर्षण के जो टूल्स हैं उनको ले जाने में समर्थ होती है, इसलिए वो अधिक अपर्दन करती हैं। और जहाँ पे पवनें मंद गति से चलती हैं तो अपने साथ वो अवसाद को उठाने में इतनी सक्षम नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर अपर्दन जो होता है कम होता है। अतः अपर्दन अधिकतम कहाँ होगा? जब जितनी अधिक पवन का वेग होगा अपर्दन उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है? जो हवा के साथ जो रेत के जो धूल के कण होते हैं उनका स्वभाव कैसा है, जिसको हम टूल कह रहे थे अभी, अपर्दनात्मक टूल जिसको कहते हैं। ये जो टूल, इनकी मात्रा जो है वो भी अपर्दन को प्रभावित करती है। जैसे रेत कण, धूल, कंकड़, पत्थर जो पवन के साथ उड़ कर के आ रहे हैं, इन पे पदार्थों की मात्रा अधिक होगी तो अपर्दन अधिक होगा। अगर इनकी मात्रा कम होगी तो अपर्दन कम होगा। और इस प्रकार से ये जो हवा के साथ जो टूल आते हैं ये बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं जाते। आपने देखा होगा कि जो बहुत ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर अगर अपन देखें डस्ट जिस किवाड़ों पे चिपकी हुई तो वहाँ पर बहुत बारीक मिट्टी हमको दिखाई देती है, पतली मिट्टी दिखाई। जैसे आप देखना बहुत ऊंचे जो फ्लैट्स होते हैं वहाँ पर पतली मिट्टी हमें दिखाई देती है, और जो ज़मीन या ज़मीन होती है वहाँ पर बड़े बड़े मोटे कण दिखाई देते हैं। तो बहुत ऊपर मिट्टी जो है वो भारी कणों को उड़ाने में सक्षम नहीं होती। जो मोटे कण होते हैं वो 6 फीट तक ही हवा के साथ उड़ पाते हैं, और इसलिए पवन का जो अपर्दन का जो काम होता है सर्वाधिक वो होता है 6 फीट के आसपास सर्वाधिक होता है, क्योंकि उसके साथ धूल के कण जो होते हैं बहुत ऊंचाई में उड़ नहीं पाते हैं। शैलों की संरचना। जो पवन के साथ, जब पवन किसी शैल का अपर्दन, निश्चित रूप से पवन के साथ मान लो बहुत सारे मिट्टी के कण भी हैं और कंकड़ पत्थर भी है, लेकिन जो रास्ते में जिन चट्टानों का अपर्दन करना है वहाँ पर अगर चट्टानें कैसी हैं चट्टानें, बहुत मजबूत चट्टानें हैं तो निश्चित रूप से उनका अपर्दन कम होगा। अगर चट्टानें असंगठित है या बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी हुई है तो उनमें अपर्दन अधिक होगा। असंगठित चट्टानों का अपर्दन अधिक होगा, और जो कठोर चट्टानें होती हैं उनका अपर्दन अधिक होगा। अगर बहुत से स्वभाव वाली चट्टानें मिलके बनी हुई हैं तो एक अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जलवायु का भी इसमें योगदान होता है। जलवायु से तात्पर्य निश्चित रूप से जो मरुस्थलीय जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पवन का अपर्दन का काम सर्वाधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पवनें मुख्य रूप से चलती हैं, वर्षा बहुत कम होती है, वाष्पीकरण अधिकतम होता है। अतः वहाँ पर शुष्क जलवायु होने के कारण वहाँ पर अपवाहन और की क्रिया अधिक होती है, यानी कि चट्टानों की लेयर्स ही पवनों के साथ उड़ जाया करती हैं। अब हम देखते हैं कि अपवाहन, अपघर्षण, सन्निघर्षण और अन्य सारी परिस्थितियां होने के बाद जो मरुस्थलीय भागों पर अपर्दन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। तो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां जो बनती हैं
उनमें हम देखते हैं सबसे पहले अपवाहन बेसिन। अभी मैंने आपको बताया था कि अपवाहन से तात्पर्य क्या है कि चट्टानों का लेयर के रूप में, जैसे केले के छिलके के उतर जाते हैं, वैसे ही चट्टानों की लेयर्स जो है हवा के साथ उड़ जाती हैं। तो ऐसे इस क्रिया के द्वारा क्या होता है कि चट्टानों पर जैसे मान लो कोई सतह के ऊपर चट्टानें बनी हुई जो असंगठित और कोमल शैलों से बनी हुई है, तो असंगठित और कोमल शैलें जो हवा के साथ उड़ जाती हैं, जिसके कारण कि जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों पर छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं। गर्त का मतलब समझ वात, जिसमें हवा आती जाती है। शनि शनि इन गर्तों पे क्या होता है, आर पार हो जाती है, जिसके कारण कि ये ज़मीन के ऊपर हमें दिखाई देते हैं कि अपवाहन बेसिन के कारण मरुस्थलीय भागों में बहुत से, कई बार तो ये गर्तों जो अपवाहन बेसिन के कारण धरातल के ऊपर हमें ये बेसिन जो इतनी गहरी हो जाती है कि हमें धरातल का पानी भी इनमें से दिखाई देने लगता है। जैसे आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ बच्चों। ये देखिए, जैसे मान लो ये धरातलीय भाग है, इस धरातलीय भाग पर बहुत सारी लेयर्स हवा के साथ उड़ गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे गर्त छोटे छोटे छेद बन गए, और ये बहुत सारे छेद जो थे धीरे 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 आपस में मिल गए, और मान लीजिए इसके नीचे थोड़ा पानी था, तो ये पूरी लेयर्स यहाँ से समाप्त हो गई, तो ये पानी अपना ऑटोमेटिक हमें धरती का पानी दिखाई देने लग जाता है। इस प्रकार की क्रिया को अपवाहन बेसिन कहते हैं, जिसमें लेयर की लेयर ही हवा के साथ उड़ जाया करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग, आपको अगर नाम ध्यान हो तो जब हम पढ़ रहे थे प्लैंक का अपर्दन चक्र का सिद्धांत जब पढ़ रहे थे, तो हमने इंसेलबर्ग शब्द आया था। इंसेलबर्ग से तात्पर्य है कि अपर्दन क्रिया के बाद में बचे हुए वह भूभाग जो कि बहुत ही कठोर चट्टानों से निर्मित है, जिनका अपर्दन नहीं होता है, उसे हम इंसेलबर्ग कहते हैं। तो मरुस्थलीय भागों में ऐसी कठोर चट्टानें जो कि जिनका कि अपर्दन नहीं होता है, और ऐसे आप देखिए, ये देखो, ये पूरा मरुस्थलीय भाग है, और ये ऊपर कठोर छोटे छोटे टीले से हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे द्वीप की जैसे हमें दिखाई, जैसे मानो जैसे सागर के द्वीप हमें दिखाई दे रहे। तो इस प्रकार की जो कठोर शैलें होती हैं जिनका अपर्दन नहीं होता है, उसे हम इंसेलबर्ग कहते हैं। इंसेलबर्ग को बॉर्नहार्ट के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि बॉर्नहार्ट नामक जो विद्वान था, उसने सबसे पहले इंसेलबर्ग के बारे में बताया था कि जो इंसेलबर्ग जो है वो मरुस्थलीय भागों में भी पवनों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इसलिए बॉर्नहार्ट के कारण ही इंसेलबर्ग को बॉर्नहार्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बॉर्नहार्ट या इंसेलबर्ग क्या है, मरुस्थलीय भागों में मजबूत टीले जो खड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार की आकृति, उसे हम, जिनका अपर्दन पवनों के द्वारा नहीं होता है, उसे हम इंसेलबर्ग कहते हैं। नेक्स्ट आता है छत्रक। छत्रक से तात्पर्य है छाता जैसी आकृति। इस प्रकार की आकृति मरुस्थलीय भागों में जो बनती है उसे हम छत्रक कहते हैं। छत्रक का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि मरुस्थलीय भागों में क्या होता है, यदि मान लो ऊपर जो है कठोर शेल है और उसके नीचे जो है सामान्य मिली जुली प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि पवने जो हैं, पवनों के साथ जो रेत के कण या धूल के कण होते हैं, वो बहुत अधिक ऊंचाई में उड़ नहीं पाते हैं, उनकी ऊंचाई लगभग 6 फीट तक ही रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, पवन का सबसे अधिक अपर्दन का काम जो होता है वो होता है 6 फीट तक। और मान लो किसी भी चट्टान पर हवाएं चारों तरफ से चल रही हैं और वो नीचे से चट्टान को लगातार काट रही है, जिसके कारण चट्टान का जो शीर्ष भाग होता है वो तो अपर्दित नहीं होता है, लेकिन नीचे का भाग जो है पवनों के कारण अपर्दित हो जाता है। इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसे हम छत्रक कहते हैं। और इस प्रकार के जो छत्रक होते हैं रेगिस्तानी भागों में, जैसे सहारा के मरुस्थल में इसे पिट्सफेल्सल के नाम से भी संबोधित करते हैं। पेडिस्टल शैल भी इन्हें कहा जाता है। ऐसी चट्टानें जिनकी ऊपरी चट्टानों का अपर्दन नहीं होता है और निचली चट्टानें जो हैं अपर्दित हो जाती है। आपके सामने देखो ये आकृति दिखाई दे रही है, ये जो है
ये छत्रक है जिसके कि नीचे की चट्टानों का अपर्दन हो गया, ऊपर की चट्टानें जो अपर्दित नहीं है, जहाँ पर कि कई दिशाओं से पवनों के द्वारा अपर्दन होने के कारण चट्टान का निचला भाग अपर्दित हो जाता है, ऊपरी चट्टानें सुरक्षित रहती है, जिसके कारण छतरी जैसी आकृति बन जाती, जिसे हम मशरूम या छत्रक कहते हैं। मशरूम रोग का मतलब आप मशरूम जानते हैं ना, वो आता है जिसको हम सांप की छतरी भी कहते हैं। इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की मशरूम जैसी आकृति ये बन जाया करती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भूस्तंभ। शुष्क प्रदेशों में क्या होता है, जो असंगठित तथा कोमल जो शेलें होती हैं और जो उसके ऊपर एक कठोर शेल का आवरण हो जाता है। जैसे मान लो ये है कठोर शेल और इसके नीचे सारी की सारी चट्टानें जो हैं वो हैं कोमल कमज़ोर शेलें हैं। तो ये जो शेल हैं, ऊपर की शेल तो कैसी है, कठोर है, नीचे की शेल कैसी है, मजबूत है। सॉरी, ऊपर की कठोर, नीचे की कमज़ोर है। तो हवाएं क्या कर रही है, जिस प्रकार के जो ऊपर की चट्टान जो होते हैं इन चट्टानों की रक्षा कर रही है ना, भूस्तंभ का रक्षा कर रही है। तो क्या होता है, इस प्रकार की चट्टानों में नीचे से हवाएं जो हैं इनको काट देती